हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का जो आपका सब्जेक्ट है जीई हिंदी ए। और यूनिट 3 से आपका टॉपिक है बिहारी। इनका जो साहित्यिक परिचय है, कवि परिचय है और साथ में जो इनकी कविता दी गई है उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल है। और सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कवि परिचय के साथ। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें कवि बिहारी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के माथुर चौबे वंश में हुआ था 1595 के आसपास, ठीक है। और उनके पिता का नाम केशव राय था। और बिहारी का जो विवाह था वो मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में ही हुआ था। विवाह के बाद बिहारी जो है अपने ससुराल में रहने लगे थे भाई, ये याद रखना। 1618 में नर हरिदास के यहाँ बिहारी का परिचय शाहजहां बादशाह से हुआ, यानी कि वो शाहजहां से भी मिले थे और बादशाह के साथ वो आगरा चले गए और वहीं रहने लगे। और बादशाह के यहाँ बिहारी का परिचय राजस्थान के राजाओं से भी हुआ भाई, और भी जो राजा महाराजा थे वहां पे। 1635 में बिहारी जो है वो आमेर के राजा जयसिंह से मिलने गए। और उस समय जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में पड़कर अपना सारा कामकाज छोड़ बैठे थे। यानी कि जो वहां के राजा थे जयसिंह, वो अपनी छोटी रानी से बहुत प्यार कर रहे थे। बड़ी रानी के कहने पर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखकर जयसिंह के पास भेजा। यानी कि बड़ी रानी ने आग्रह किया होगा भाई बिहारी जी से कि आप ही कुछ कहो। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा। फिर क्या है कि भाई जो जो राजा जयसिंह है, जयसिंह पर उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि वह पुनः राजकाज देखने लगे। यानी कि बिहारी जी ने समझाया कि आप ये प्रेम मोह से दूर होकर अपने राजकाज पे काम करो। और उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में कवि भी रख लिया, ये याद रखना। वहां बिहारी ने 713 दोहों वाली सतसई की रचना करी। यानी कि अपनी एक ये इनकी पूरी रचना है जिसमें 713 दोहे हैं, जिसको कहा जाता है सतसई। और कहा जाता है कि उनके प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी इनाम में मिलती थी। यानी कि उस टाइम पे जो अशर्फियां लुटाई जाती थी, जो राजा महाराजा लुटाते थे, ठीक है, काइंड ऑफ पैसे या कुछ सोने के सिक्के या कुछ ऐसा, तो वो उनको हर एक दोहे पर एक अशर्फी मिलती थी। और माना जाता है कि 1664 के आसपास जो है इनका जो है मतलब देहांत हो गया और ये परलोकवासी हो गए। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। देखिए, रीति काल के अंदर श्रृंगार, भक्ति और नीति विषयों पर बहुत कवियों ने बहुत काव्य लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये अकेले कवि थे। लेकिन बिहारी जी के बारे में सबसे फेमस बात यह है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। गागर मीन्स एक छोटा सा मटका टाइप, और उसमें सागर कैसे आता है भाई, ये तो एक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। बट इसका एक लिटरल मीनिंग ये होता है कि कम शब्दों में ज्यादा बातें बता देना। गागर में सागर भरने का ये मतलब होता है। तो उन्होंने अपनी शब्दों की शक्ति को ऐसे दिखाया है, और जो उनकी रचना में एक ऐसा कसाव दिखता है जो हिंदी साहित्य में शायद ही किसी कवि के पास इतनी टैलेंट होगा, इतनी नॉलेज होगी। और अच्छे से निरीक्षण करते हैं एक एक शब्द का, जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही वो चित्रण करते हैं। और अलंकारों को तो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एक एक दोहे में उनके इतने अलंकार देखने को मिलेंगे, कहने का मतलब है बहुत ही अच्छे कवि थे। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार होता है। और श्रृंगार में आपको पता है एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। संयोग में ऐसी चित्रण किया जाता है कि जहां नायक और नायिका मिल रहे हैं। वियोग में ऐसा दिखाया जाता है कि नायक और नायिका जुदा हो रहे हैं। तो इन्होंने दोनों ही तरीके की काव्य की रचना करी है भाई, संयोग की भी वियोग की भी। मूलतः वो एक श्रृंगारी कवि हैं, और उनका जो मेन जो टारगेट होता है, यानी कि जो वो दिखाते हैं अपने काव्य में, वो राधा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को दिखाते हैं। और जो बिहारी जी की भाषा है वो साहित्यिक ब्रिज भाषा है, यानी कि ब्रिज भाषा में वो अपना सब कुछ लिखते हैं। और इसमें सूर की चलती ब्रिज भाषा का भी विकसित रूप मिलता है। और पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी इसमें ये मिक्स कर देते हैं। पर ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो, लगता है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे से वो चयन करते हैं, शब्दों को अच्छे से चुनते हैं। किसी कोई भी कवि का यश है ना, अगर किसी भी कवि के बारे में जो होता है वो इस बारे से होता है कि भाई उसके ग्रंथों पे कितनी क्वालिटी थी। ये नहीं कि उसने सिर्फ लिखते चला गया लिखते चला गया, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी, परिमाण नहीं, उसके गुण कितने अच्छे हैं। तो अकेले जो सतसई ग्रंथ है उसने भाई हिंदी साहित्य में इतना नाम किया है, बिहारी जी को उन्होंने अमर कर दिया, ठीक है। और श्रृंगार रस के ग्रंथों में तो भाई बिहारी जी का जो सतसई है ना, उसके जैसा सम्मान आज तक किसी को नहीं मिला, उतनी ख्याति किसी को नहीं मिली। अतिशयोक्ति, अनियोक्ति और सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। ये अलंकारों के नाम है जो वो यूज करते हैं अपनी कविताओं में ज्यादातर।
और शांत हास्य, करुण यानी कि ममता की भावना, शांत भावना, हंसी मजाक, ये भी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। बट मेनली ये श्रृंगार के ऊपर लिखते हैं, संयोग और वियोग, ठीक है, मिलना और बिछड़ना, इसके ऊपर ज्यादा कविताएं हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो आपके कविता दी गई है आपके सिलेबस में। मेरी बव वादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दूती होई। इसमें ये बता रहे हैं बिहारी जी इस दोहे में राधा रानी से अपने जीवन की परेशानी को दूर करने की बात करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बिहारी लाल जी राधा जी की स्तुति करते हैं, उनको याद करते हैं और कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाएं वही चतुर राधा दूर करेगी, यानी कि जो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो राधा रानी ही दूर कर सकती है। जिनके शरीर की छाया पड़ते ही सांवले कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे राधा रानी की जो एक छाया होती है वो पड़ते ही श्री कृष्ण एकदम से सांवले से हरे हो जाते हैं, तो सोचो मेरे दुख कैसे नहीं दूर होंगे, मेरे दुख भी राधा रानी ही हर सकती हैं। जिनकी झलक से सांवले कृष्ण हरे यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं क्या चीज हूं। तो इस दोहे से ये भी सीख मिलती है कि ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए भाई, हमें कष्टों का निवारण ऊपर वाला जरूर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, यानी कि जो नायक है, जो हीरो है, नायक के अंग अंग की छवि के झूमर में फंसकर मेरा चित्त भंवर की तरह, यानी कि जो भंवर में पड़ी हुई नाव बना हुआ है, फिर भी फिर कर यानी कि घूम फिर कर उसी ओर यानी कि नायक की ओर रहता है और किसी और नहीं जाता, क्योंकि उसको नायक की ओर से खींचने वाली लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है। इसका मतलब है कि कैसे नायक की तरफ नायिका अट्रैक्ट हो रही है। उनका जो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भाई उनका मन है वो घूम फिर कर नायक की ओर ही आ जाता है। किसी तरीके से नायक की ओर कोई एक ऐसी चीज है जो उनको खींचती है, ठीक है, और जो लज्जा रूपी रस्सी है वो टूट गई है, वो जो लाज है, वो शर्म है, वो अब नहीं रही है, ठीक है। जोग जुगति सिखय सबय, मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता, कानन सेवत नैन। इसमें यह बताया जा रहा है मुग्धा नायिका में यौवन प्रवेश पा रहा है, ठीक है, यौवन का समय है, यौवन आ रहा है। सखियां उसको कहती हैं कि जिस तरह योगी किसी महामुनि से योग के समस्त विधान, देखो कोई भी योगी होता है तो वो किसी मुनि से योग सीखता है, अपनी साधना के लिए वन में जाता है, जंगल में जाता है और परमात्मा के साथ जो है एक कनेक्शन बनाता है। उसी प्रकार मानो नायिका के नेत्र प्रियतम को हर क्षण आंखों के सामने ही देखना चाहते हैं, यानी कि जो नायिका है, जो इसमें जो बताया जा रहा है कि जो फीमेल जो लीड है, ठीक है, वो ये चाहती है कि उसकी आंखों के सामने ही उसका जो प्यार है वो रहे, प्रियतम रहे। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई सब बात। इसमें यह बताया जा रहा है कि बिहारी ने दो प्रेमियों के बीच आंखों ही आंखों में जो प्यार होता है, आंखों ही आंखों से जो एक आई कांटेक्ट होता है वो दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ में होते हुए भी प्रेमी अपनी प्रेमिका की आंखों के जरिए सब कुछ समझ जाता है, संकेत देता है, और प्रेमिका कैसे अस्वीकार कर देती है, इससे प्रेमी मोहित हो जाता है और फिर प्रेमिका रूठ जाती है। इसके बाद वे दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे खिल उठते हैं। एक यहाँ पे प्यारी सी एक यहाँ पे झलक दिखाई जा रही है कि दो प्रेमी कैसे आपस में एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते हैं और एक आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अतः जब दोनों प्रेमी सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों से ही बहुत कुछ हो जाता है, आंखों से ही सारी बातें हो जाती हैं, जिसके बीच में सच्चा प्यार होता है, ये बताया गया। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इन्हीं काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसका मतलब है जयपुर के राजा जयसिंह जब शादी के बाद पूरी तरह से अपने नव विवाहित पत्नी के प्रेम में डूब गए, यानी कि भाई शादी होते ही बंदा जो है अपने मतलब जो नई पत्नी आई है उसी के प्यार में डूब गया और उनका ध्यान राज्य के कामकाज से तो हट ही गया, है ना। तब बिहारी जी ने राजा जय सिंह को ये बात बताई थी कि भाई बिहारी कहते हैं कि ना ही इस काल में फूल में पराग है ना तो मीठी मधु है, अगर अभी भोरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे ना जाने क्या होगा। यानी कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई भोरा हो तुम, फूल की कली में ही खोए रहोगे तो आगे क्या करोगे। तो इसके बाद राजा फिर से अपने राज्य को ठीक से संभालने लगा, उसको बात समझ आ गई और उनको ये भी सीख मिलती है कि हमारी इंद्रियां हमें अपनी भावनाओं पर, खासकर ये जो सेक्सुअल भावनाएं या कुछ ऐसे जो गलत थॉट्स होते हैं या जो कुछ ऐसी चीजें हैं, इनसे अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। अत्याधिक प्रेम भी नुकसानदायक है, अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंस पर कंट्रोल रखो, ये बिहारी जी ने समझाया वहां के राजा को। तो ये सारे इसमें जो है जो व्याख्या थी मैंने आपको समझा दी है। साहित्यिक परिचय और कवि परिचय आपको दे दिया है। इसी तरीके से आपके पेपर में सवाल आते हैं।
और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें कि आपको समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद।